हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन डिस्कस करेंगे रीनीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर 1 बाय 1 करके डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये अपना चैप्टर है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज अपनी पूरी फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे बिफोर एग्जाम। एंड एग्जाम से पहले आपको मैं 4-5 मॉक टेस्ट सॉल्व करा दूंगा। एंड ये फिजिक्स के लिए आपका खूबसूरत यूट्यूब चैनल विवेक फिजिक्स नाम से आपका यहाँ पर मोस्ट वेलकम। आज जो हम लोग टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो है मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंज फोर्स जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सेवर्ट लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस। लास्ट में इंपॉर्टेंट अपन नीट एग्जाम के पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट में हम लोग एम्पियर्स लॉ एंड उसकी एप्लीकेशन, टोराइड, सोलेनॉइड और गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन, ये सब सेकेंड वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे। फर्स्ट में हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़िया से एक पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और मेरे साथ अपना टॉपिक स्टार्ट करो, मैग्नेटिक फोर्स। पहला टॉपिक है अपना मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है भाई? जैसे मैं कह देता हूं कि ये अपने पास है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। ठीक है, यहां पर मैं मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को प्रेजेंट कर लेता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन आएगा वो डॉट सिंबल या क्रॉस सिंबल से आएगा। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर पी। एंड इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, बाय द वे ये चार्ज पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी भी डायरेक्शन पर मोशन कर रहा है, तो इसके मोशन की वजह से यहाँ पर इस पर एक फोर्स डेवलप हो जाएगा, फोर्स एक्ट हो जाएगा। उस फोर्स को अपन मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। एंड मैग्नेटिक फोर्स को आपको ध्यान रखना है कि बाय द वे ये एक अपने पास प्लेन है। ठीक है, ये मैंने इस टाइप का एक प्लेन बना लिया। इस प्लेन पर ये चार्ज पार्टिकल है Q, और ये Q चार्ज पार्टिकल बाय द वे इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन पर होगा, फोर्स इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन पर, एंड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन पर होगी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो आपको ये समझना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V क्रॉस B से। ठीक है, ये छोटे छोटे फार्मूले लेकिन तुम्हारे एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एंड ये समझना है, इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे तो यहाँ पर लिखोगे मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू Q, इधर लिखोगे V क्रॉस B, और इसे अगर ओपन करोगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर F इक्वल टू Q V B साइन थीटा एन कैप। एंड इसका अगर मॉड ऑफ लिखोगे तो F इक्वल टू Q V B साइन थीटा, बिकॉज एन कैप का जो मॉड ऑफ है वो 1 हो गया और F का जो मॉड ऑफ है वो F हो गया। तो ध्यान रखना है कि ये अपने पास मैग्नेटिक फोर्स है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इस पर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ठीक है, अब बाय द वे मैग्नेटिक फोर्स को अपने को कैलकुलेट करना है। ये अपने पास कोई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, ये वायर है, एंड इस वायर को तुम ऐसे बना सकते हो, ऐसे, ये रेजिस्टेंस में शो हो गया। एंड इस वायर की लेंथ अगर L है और इसमें करंट अगर I एम्पीयर की फ्लो हो रही है, तो इस करंट की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और कितना मैग्नेटिक फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फोर्स को लिखेंगे तो लिखेंगे IBL साइन थीटा। ठीक, ये फार्मूला ध्यान रखना। एंड I क्या है? करंट। I की जगह तुम लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। बाय द वे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है VA एंड यहाँ का पोटेंशियल है VB। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हो मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस को तुम V डिवाइड बाई R लिख सकते हो। तो इधर लिख सकता हूँ VB L साइन थीटा डिवाइड बाई R। बट ये ध्यान रखना है कि V वेलोसिटी नहीं है, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस।
तो ये लॉजिक, ये कंसेप्ट ध्यान रखना है, ये फार्मूला छोटे छोटे तुम्हारे एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड जो नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या आया हुआ है नीट एग्जाम में, नीट PYQ। नीट PYQ को क्वेश्चन कहता है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी लेंथ 2 मीटर है एंड मास 250 ग्राम है, सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला, अमाउंट ऑफ करंट। तुम बात समझ रहे हो, ये अपने पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया, और इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ठीक। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मैंने किसी भी एक रॉड को हॉरिजॉन्टल हैंग करा लिया, ठीक। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है वो 0.7 टेस्ला गिवन है, ठीक है भाई। और इसकी जो लेंथ है, यहाँ पर मैंने जो वायर रखा, ये जो मैंने रॉड रखी, इस रॉड की जो लेंथ है वो 2 मीटर है, समझ गए। इसका मास अपने को गिवन है कितना, 250 ग्राम। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 250 इंटू 10 पावर माइनस का 3 kg, ठीक है भाई। अच्छा, इतना है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, समझो भाई ध्यान से, इसमें करंट फ्लो हो रही है कितनी, I एम्पीयर करंट फ्लो हो रही है। तो हमें बताना है कि कितनी मैग्नेटिक करंट होगी, कितनी करंट इसमें फ्लो हो रही है कि ये हॉरिजॉन्टल बैलेंस में बने रहे, और G की वैल्यू अपने को यूज करना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सिचुएशन पर अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो इस तरह से मिलेगा, ठीक है। अब देखो ज़रा, इसमें डाउनवर्ड तो एक फोर्स होगा, वो तुम्हें पता है, डाउनवर्ड तो फोर्स होगा कौन सा होगा भाई, डाउनवर्ड तो एक फोर्स होगा जिसे अपन कहेंगे वेट, मतलब mg। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड कोई ना कोई फोर्स होगा, कौन सा होगा, IBL sin 90। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, अपवर्ड वाला डाउनवर्ड वाले को बैलेंस करेगा, मेरा मतलब है फॉर बैलेंस कंडीशन, ठीक है। IBL sin 90 इक्वल टू mg, और यहाँ से अगर I की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इधर हो जाएगा mg डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई L, और B और L की वैल्यू सब सारी पुट कर दोगे तो यहाँ पर मैं लिखूँगा I इक्वल टू, M की वैल्यू है 250 इंटू 10 पावर माइनस 3, G की जगह 9.8, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैग्नेटिक फील्ड 0.7 टेस्ला एंड लेंथ है 2 मीटर। इसको जब फाइनली तुम सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी I इक्वल टू 1.75 एम्पियर, ये वैल्यू आ जाएगी हम अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की। तो इस तरह से ये अपना लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस तरह से अपने कंसेप्ट का यूज करके तुम्हें अपने एग्जाम को सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस क्वेश्चन को देखकर तुम्हें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्वेश्चन को ईजिली हैंडल करना है, उसकी नीड को समझना है, फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो सिमिलर क्वेश्चन मैं एक और दे देता हूं तुमको। अगला जो नीट एग्जाम का PYQ क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक अपने पास इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन बना लेता हूँ, एंड यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक। यहाँ इस इंक्लाइंड प्लेन पर मैंने एक रॉड को रख दिया, ये रॉड रख दी, ठीक है भाई, ये रॉड हो गई। इस रॉड में करंट फ्लो हो रही है। अब करंट फ्लो हो रही है तो यहाँ पर अपने को करंट कैलकुलेट करना है। इसमें जो डाटा गिवन है वो डाटा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसकी वैल्यू गिवन है 0.5 kg पर मीटर, ठीक है। और क्या क्या अपने को गिवन है, एंगल 30 डिग्री गिवन है, और अपन G की जगह 9.8 यूज करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये स्मॉल g की जगह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक करंट, मेरा मतलब करंट को कैलकुलेट करना है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसके कंपोनेंट बनाएंगे, ये है यहाँ पर, इसका कंपोनेंट बनाएंगे तो इसका वेट की वजह से इस डायरेक्शन पर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा mg sin 30,
एंड मैग्नेटिक फोर्स जो आ जाएगा वो इस डायरेक्शन पर आ जाए कितना, IBL। ठीक, मैग्नेटिक फोर्स का इस एंगल के रिस्पेक्ट में एक इधर का कंपोनेंट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास, इसका कंपोनेंट हो जाएगा IBL और cos 30। अगर ये बाय द वे रॉड यहाँ पर स्टेबल है, रुकी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फोर्स है अपवर्ड वाला, ये डाउनवर्ड वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इस डायरेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड है। समझ गए ना, ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला, ये अपवर्ड वाला फोर्स डाउनवर्ड वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा है, तो मैं दोनों को इक्वल करूंगा। मेरा मतलब है mg sin 30। ठीक है, तुम लॉजिक तो समझ गए ना। हम लोग यूज करेंगे mg sin 30 इक्वल टू IBL और cos 30। इधर से यहाँ से हो जाएगा अपने पास करंट इक्वल टू हो जाएगा mg sin 30 डिवाइड बाई BL cos 30 इक्वल टू I। ये वैल्यू बन जाएगी। एंड यहाँ से अगर सभी वैल्यू को पुट करेंगे तो I इक्वल टू M बाई L की वैल्यू अपने को गिवन है, इसको मैं M बाई L कैलकुलेट कर लेता हूँ अलग, G को अलग लिख लेता हूँ। साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 30 डिवाइड बाई मैं B लिख लेता हूँ। एंड इन सब वैल्यू को पुट करोगे तो I की वैल्यू अपने पास है 0.5, G की जगह 9.8, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो √3 मैं ऐसे लिख लेता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड वो 0.25, ठीक है, 0.25 टेस्ला है, 0.25 टेस्ला। एंड इसे जब सॉल्व करोगे तो फाइनली जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 11.32 एम्पियर। इतनी इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगी जो इस रॉड में फ्लो हो रही है, ये वाली जो रॉड तुम देख पा रहे हो। एंड इसे इंक्लाइन प्लेन पर रख रहे हैं, जैसे तुम इंक्लाइन प्लेन में मैकेनिक्स में पढ़ते हो। ठीक है, तो इस टाइप से इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं या आगे आने की पॉसिबिलिटी है, तो हम लोग इसी टाइप के कंसेप्ट पर आगे डिस्कस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट। इसके बाद अपन बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला अपना टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इसकी 3 सिचुएशन होती हैं। हम लोग पहले केस थर्ड पर बात करेंगे, केस फर्स्ट पर बात करेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री यानी पैरेलल या थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंटी पैरेलल अगर मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन पर क्या होगा, ये अपने पास एक कोई भी अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया। ठीक, न न न न न न न न न न, ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन आ गया। यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कोई भी चार्ज पार्टिकल है, बाय द वे ये है, एंड ये चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा है बाय द वे वी वेलोसिटी से, तो इस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स होगा, फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितना, 0 या 180 पुट करोगे, दोनों में वैल्यू 0 आ जाएगी, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आ गई। एंड मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है A इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई मास, तो ये भी वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नोट करके लिख देता हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन।
विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, नो एनी एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 होगी, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, एंड पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इसका पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, मीन रेक्टिलिनियर मोशन करेगा, ठीक है। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन पर मोशन करेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग केस सेकंड पर डिस्कस करेंगे। केस सेकंड डिस्कशन ये है कि ये अपने पास कोई मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, ठीक। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मैंने किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखा एंड ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बना लिया, डॉट सिंबल, सिंबल सिंबल या क्रॉस सिंबल। यहाँ पर अगर चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का मतलब जो वेलोसिटी है वो जस्ट परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो चार्ज पार्टिकल जब एंट्री करेगा मैग्नेटिक फील्ड में धमाकेदार एंट्री करेगा और यहाँ पर इसका पाथ सर्कुलर हो जाएगा अगर वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर मैं चार्ज पार्टिकल को शो कर लेता हूँ, ये चार्ज पार्टिकल आता है, एंट्री करता है, एंट्री करता है, इसका पाथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अब ये जो पाथ तुम्हें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन पर मूव कर रहा है। हमने देखा कि यहाँ पर चार्ज पार्टिकल जो v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन पर है, तो ये इसकी रेडियस बन रही इस सर्कुलर पाथ की r। इस सिचुएशन पर जब चार्ज पार्टिकल यहाँ पर आएगा मूव करते करते, तो वेलोसिटी तो इसी डायरेक्शन पर होगी बट रेडियस यहाँ पर होगी, एंड इस डायरेक्शन पर एक फोर्स होगा, उससे अपन कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स को। तो ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 बिकॉज यहाँ पर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। ये आ गया मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ये दोनों जो फोर्स हैं इनको अपन इक्वल इक्वल करेंगे। जैसे अपन इक्वल कर देंगे तो इधर हो जाएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी, और साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ से वेलोसिटी एक कैंसिल आउट हो गया, इधर हो गया अपने पास एम वी डिवाइड बाई आर इक्वल टू क्यू बी। यहाँ से अपन जैसे बाय द वे रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं, रेडियस आर इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। तो रेडियस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो ये ध्यान रखना है, इस तरह से सॉल्व करना है। अगर बाय द वे तुम्हें मोमेंटम कैलकुलेट करना है, मोमेंटम, तो मोमेंटम P इक्वल टू होता है एम वी। जहाँ पर एम वी दिख रहा है तुम्हें वहाँ पर मोमेंटम लिखो, तो R इक्वल टू मोमेंटम डिवाइड बाई क्यू बी, तो P इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी आर, ये हो जाएगा, ये मोमेंटम आ गया, ठीक। इस तरह से इस लॉजिक का यूज करके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में अपनी अप्रोच इस तरह से तुम्हें लगाना है। अगर तुमसे टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कोई क्वेश्चन में, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक राउंड को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है। तो एक राउंड में कितना सरकमफ्रेंस बनेगा, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर बन गया, तो 2 पाई आर ये डिस्टेंस हो गई, और वेलोसिटी v, r की वैल्यू पुट कर दोगे तो t इक्वल 2 पाई डिवाइड बाई v, और r की वैल्यू है एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई m डिवाइड बाई क्यू बी आ गया, ये टाइम पीरियड आ गया। अगर तुम्हें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, एंड ये हो जाएगा क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई m। बस इस तरह के छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इन कंसेप्ट को तुम्हें याद रखना है।
अगर बाय द वे यहाँ से तुमसे काइनेटिक एनर्जी कोई पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ से तुम v की वैल्यू पुट कर दो बड़े प्यार से। रेडियस कितना है देखो भाई, रेडियस r इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू बी, तो रेडियस r इक्वल टू है एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो v इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी आर डिवाइड बाई एम, एंड v की वैल्यू यहाँ पर चुपचाप आके चिपका दो, तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनेगा k इक्वल टू हाफ m, ठीक है, एंड इधर हो जाएगा तुम्हारे पास क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम स्क्वायर। अब देखो ज़रा, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइड बाई, इधर हो जाएगा 2m, बिकॉज एक m कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये अपने पास आ गया फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का। अगर इसमें एक और क्वेश्चन अगर ऐड करता है, और वो तुम्हें मैं बता देता हूँ, बिकॉज इस टाइप से एक बार नेट एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन डी ब्रोगली वेवलेंथ का, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच डिवाइड बाई पी ए, क्या तुम बात समझ गए? एंड पी मोमेंटम है, मोमेंटम की वैल्यू देखो अभी मैंने यहाँ पर लिखी, कितना है मोमेंटम, पी इक्वल टू क्यू बी आर। तो तुम्हें कैलकुलेट करना क्या था कि एक चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है, ये पी वाई क्यू का क्वेश्चन है, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन बन गया। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में कोई चार्ज पार्टिकल जस्ट परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इस तरह से, तो इसकी जो रेडियस बनेगी सर्कुलर पाथ की रेडियस r, एंड जो वेवलेंथ बन रही है इस चार्ज पार्टिकल की वेवलेंथ इस टाइप से, समझ रहे हो ना, वेवलेंथ कितनी आएगी, तो p इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी आर, एंड यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड बाई p, तो h और p की वैल्यू है क्यू बी आर, ठीक। बस ये फार्मूला ध्यान रखना, अगर r की वैल्यू पुट करना है, ठीक है, तो r की वैल्यू पुट कर दोगे तो वही अपना पुराना फार्मूला आ जाएगा, ये ध्यान रखना। ये रिजल्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ है, h प्लांक कांस्टेंट है, क्यू बी आर। अब देखो जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, ठीक है। तो इन तीनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान रखना, बिकॉज जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के, मोमेंटम ज़्यादा होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। एंड इन सब में अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ भी तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे इग्नोर नहीं करना है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का ग्राफ अगर चाहे क्यू के साथ बनाओ, ठीक है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाओ या मोमेंटम के साथ बनाओ, सबका ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सिमिलर बनेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक, ये कंसेप्ट तुम्हें नहीं भूलना है। चलो एक मैं क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ इससे रिलेटेड, ठीक है, नेट पी वाई क्यू का। नेट पी वाई क्यू का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अपने पास है ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन, ठीक, इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने क्या किया भाई, एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल दोनों जस्ट परपेंडिकुलर एंट्री मारते हैं, ठीक है, तो एक इस तरह से मारता है, अभी मुझे पता नहीं कि कौन सा प्रोटॉन है कौन सा अल्फा पार्टिकल है, तो यहाँ से एक ये आता है, एक पार्टिकल ये आता है, दूसरा पार्टिकल इसी मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से एंट्री मारता है ऐसे, ठीक है, तो ये मारता है इस तरह से, ये एंट्री करता है। दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग है, हमें कैलकुलेट करना है दोनों के रेडियस का रेशियो। व्हेन प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मूव परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, with same speed, then calculate the ratio of their radii, इनकी रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करना है rp डिवाइड बाई r अल्फा। प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशियो कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर मैं तुम्हें एक की पॉइंट बता देता हूँ कि अगर मैं प्रोटॉन के मास को, प्रोटॉन के लिए अगर लिखूँगा तो मास होता है mp, ठीक है, और चार्ज होता है q, ऐसा लिख लेता हूँ। और अल्फा पार्टिकल के लिए जो मास लिखूँगा प्रोटॉन के मास का 4m हो जाएगा, ध्यान रखना, और चार्ज हो जाएगा डबल, टिक, ये ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर अगर रेडियस को सॉल्व करेंगे तो देखो भाई, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की रेडियस तो rp इक्वल टू mv डिवाइड बाई qb, ठीक है, तो यहाँ पर मैं केवल mp लिख लेता हूँ। एंड रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल की रेडियस तो r अल्फा इक्वल टू m अल्फा, ठीक है, v डिवाइड बाई q अल्फा मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, एंड r अल्फा। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, जो मास आएगा अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स है, एंड वेलोसिटी सेम है। चार्ज में डबल करूँगा, q अल्फा की जगह 2qp लिखूँगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको ज़रा तुम थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो r अल्फा इक्वल टू ये हो जाएगा 2, एंड इधर हो जाएगा mp v डिवाइड बाई qp और v हो जाएगा। एंड अगर तुमने थोड़ा सा केयर करके समझा तो ये वैल्यू है rp की, ठीक है, देखो ज़रा, ये वैल्यू है rp की। एंड यहाँ पर तुम लिख सकते हो r अल्फा इक्वल टू 2rp। इसका मतलब ज़्यादा कौन होगा, ज़्यादा होगा r अल्फा एज ए कम्पेयर टू rp, कितना, 2 टाइम्स। इसका मतलब अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए और हमसे ये पूछे कि इनमें से बाय द वे ये x है और ये y है, समझ गए ना, ये x नाम का है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि बाय द वे ये a नाम का है और ये b नाम का है, तो इनमें से a कौन सा है, b कौन सा है। ध्यान रखना, जिसकी रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, वो अल्फ़ा है, और जिसकी रेडियस कम है वो प्रोटॉन है, बिकॉज रेडियस में रिलेशन ये आ रहा है। एंड ये क्वेश्चन नीट एग्जाम के PYQ का क्वेश्चन है, तो इस तरह के लॉजिक का थोड़ा यूज करना है, कंसेप्ट को समझना है, एंड फिर अपने क्वेश्चन पर फोकस करना है, समझना है। इसके बाद मैं थर्ड टाइप पर बात करूँगा, जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर मूव कर रहा है, ठीक है, केस थर्ड। केस थर्ड का मतलब ये हो गया कि जब थीटा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है बट 90 से कम है, इस सिचुएशन पर चार्ज पार्टिकल हेलिक्स मोशन करेगा। यहाँ पर मैं, यहाँ पर ये मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन शो कर लिया, ठीक। यहाँ पर मैंने समझा कि ये अपने पास कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है, ये चार्ज पार्टिकल, एंड जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मूव करता है किसी थीटा एंगल पर, और थीटा की वैल्यू ध्यान रखना 0 से ज़्यादा है बट 90 से कम है थीटा की वैल्यू। इस सिचुएशन पर चार्ज पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल इस तरह से करेगा, फिर अगला सर्कल इस तरह से कंप्लीट करेगा, लेकिन वो सर्कल का सरकमफेरेंस कहीं और होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो चार्ज पार्टिकल हेलिक्स मोशन कर रहा है, मतलब ये तुम्हें एक जो सर्कल दिख रहा है ये कंप्लीट सर्कल है, ऐसे है, समझ गए, ये ऐसे ही है, ये ऐसे जा रहा है, स्प्रिंग टाइप का मोशन, स्प्रिंग मोशन कह सकते हो, एज लाइक स्प्रिंग मोशन। इस सिचुएशन पर यहाँ पर हमें 3 चीज़ें कैलकुलेट करना है, एक तो रेडियस, टाइम पीरियड, थर्ड फ्रीक्वेंसी, एंड पिच कैलकुलेट करना है। पिच क्या होती है समझो भाई। यहाँ पर सबसे पहले जो ये वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट करेंगे। वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन पर है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट कर लेंगे। तुम बात समझ पा रहे हो, इधर हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या Vx कह दो इक्वल टू V cos थीटा, इधर हो गया परपेंडिकुलर वेलोसिटी या Vy कह दो इक्वल टू V sin थीटा, इतना हो गया।
अब देखो जरा, यहाँ पर जब तुम्हें रेडियस कैलकुलेट करना है, रेडियस आर इक्वल टू, यहाँ पर लिखोगे एम वी डिवाइड बाई क्यू बी। लेकिन अब ये समझो कि रेडियस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? तुम कहोगे वर्टिकल, क्योंकि इसी की वजह से तो ऊपर नीचे कर रही है। तो यहाँ पर लिखोगे एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक, तो ये तो बन गया भाई रेडियस का फार्मूला। बाय द वे तुम्हें टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। ठीक है, 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला। थर्ड, फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करना है तो 1 बाई टाइम पीरियड मीन क्यू बी डिवाइड बाई 2 पाई एम। बस ये कंसेप्ट तुम्हें नहीं भूलना है, इस कंसेप्ट का तुम्हें यूज करना है, अपना लॉजिक क्या है। फिर बाय द वे तुम्हें पिच कैलकुलेट करना है। पिच का मतलब क्या है कि अभी चार्ज पार्टिकल यहाँ पर इस तरह से ये मूव कर रहा है, अगली बार इसका सर्कल ये होगा, फिर अगली बार सर्कल ये होगा, इस तरह से कंटिन्यू मूव कर रहा है। मैंने देखा कि ये पहला सर्कल आ गया इस तरह से, ये पहला सर्कल आ गया, सेकेंड सर्कल ये आ गया, दोनों सर्कल के बीच जो सेंटर है, इस सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसे अपन पिच कहते हैं। तो ये हो गई पिच C1 C2, पिच इक्वल टू, इधर आने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है, तुम खुद सोचो जरा। इधर लाने के लिए वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है इसकी हॉरिजॉन्टल वाली, मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। अब वैल्यू पुट कर दो, v cos थीटा मल्टीप्लाई टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी, 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी। बस ये फार्मूला ध्यान रखना, ये रिजल्ट ये पिच का है, एक तरह से रेंज है, इसे हॉरिजॉन्टल रेंज कह सकते हो, जो भी समझना है। तो ये अपना कंसेप्ट है, इस टाइप से अपने क्वेश्चन में अपनी तुम्हें अप्रोच को यूज करना है। समझते हैं आगे, अपन बात करते हैं बायो सेवर्ट लॉ पर। ठीक है, अपना टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि अगर अपने पास, ठीक है, अगर अपने पास बाय द वे कोई भी इस तरह से करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, स्ट्रेट कर लो या किसी तरह से बेंड कर लो स्टाइल में, तो मैं थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर अगर आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, टोटल लेंथ है वायर की L और स्मॉल लेंथ होगी ये DL हो जाएगी। एंड इस स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, जो कि थीटा एंगल बन रहा है R डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड DB इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई DL साइन थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर आएगा। एंड अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है तो DB, वेक्टर फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज नीट एग्जाम में वेक्टर फॉर्म आता है। ठीक है, तो ये भी समझना है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, इधर हो जाएगा I और DL वेक्टर, ठीक है, क्रॉस R कैप डिवाइड बाई R स्क्वायर। एंड ध्यान रखना है कि अगर R कैप इक्वल टू लिखूंगा तो वेक्टर R डिवाइड बाई R हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड मेन वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो सेवर्ट लॉ, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई I, इधर हो जाएगा DL वेक्टर, ठीक है, क्रॉस R वेक्टर डिवाइड बाई R क्यूब। तो बस ये फार्मूला, ये रिजल्ट तुम्हें ध्यान रखना है। 2 बार इस टाइप का नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, एंड 4 ऑप्शन होंगे, तुम्हें फिर करेक्ट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं सही है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करना है। इसके बाद अपन इसकी एप्लीकेशन पर बात करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। एक सर्कुलर करंट लूप है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये अपने पास एक सर्कुलर करंट लूप हो गया। ठीक,
एंड इसमें आई एम्पीयर की बाय द वे करंट फ्लो हो रही है, इसकी रेडियस है अपने पास आर, एंड हमें कैलकुलेट करना है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट अगर कट करें, ये डी एल लेंथ का, समझ गए? इस तरह से डी एल लेंथ के छोटे छोटे स्मॉल करंट एलिमेंट और कट किए जा सकते हैं यहाँ पर। इस सभी की वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसको कैलकुलेट करने के लिए डीबी, इसको सॉल्व कर लें भाई। तुम समझ गए ना मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप, एक सर्कुलर करंट लूप है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बायो सेवर्ट लॉ का प्रीवियस फार्मूला लिखो, म्यू नॉट, ठीक है, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल, एंड यहाँ पर एंगल की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 डिवाइड बाई रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इधर हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, एंड आई बाई आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा केवल डी एल। एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसी का इंटीग्रेशन कर दें, तो इधर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बी, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, इधर हो जाएगा आई बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन जो डी एल है इसको अपन लिख सकते हैं पूरा सरकमफ्रेंस, तो इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू 2 पाई आर। इसके जब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 और आई डिवाइड बाई आर आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्न n गिवन है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से अगर सर्कल बना हुआ है सर्कुलर करंट लूप, एंड यहाँ पर इस तरह से नंबर ऑफ टर्न मैं इस तरह से लगा देता हूँ। इस समय इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर फिर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट डिवाइड बाई 2 और एन आई डिवाइड बाई आर। बस ये छोटा सा फार्मूला ध्यान रखना है बिकॉज रिजल्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मतलब ये तो कंप्लीट सर्कल था, बाय द वे कंप्लीट सर्कल नहीं है, सर्कुलर शेप पर है इस तरह से, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? ये रेडियस आर हो गई, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर एक छोटा सा करंट एलिमेंट कट करो डी एल लेंथ का, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर कैलकुलेट करना है आर डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, ठीक है, आई डी एल, और साइन 90 हो जाएगा बिकॉज ये वाला एंगल 90 डिग्री है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एंड यहाँ से अगर डी बी इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, इधर हो जाएगा आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एंड यहाँ से फिर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैग्नेटिक फील्ड डी बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई, केवल डी एल का इंटीग्रेशन करेंगे आई डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। और ध्यान रखना है मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता हूँ इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू एल, एल इक्वल टू यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये आर्क हो गया ए बी, ठीक है, ए बी, एंड ये हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाई आर, ठीक है। एंगल इक्वल टू आर्क डिवाइड बाई रेडियस, तो आर्क इक्वल टू एंगल मल्टीप्लाई रेडियस। तो यहाँ पर लिमिट तुम यूज कर लोगे कितनी? 0 से थीटा आर की। तो यहाँ पर अपने पास जो वैल्यू आ जाएगी b इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाई आर, एंड एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई और i डिवाइड बाई आर, इधर हो जाएगा थीटा। अब थीटा की वैल्यू ध्यान रखना है आपको पाई के रिस्पेक्ट में यूज करना है, पाई की वैल्यू। बाय द वे तुम्हें एंगल गिवन है 30 डिग्री, तो 30 नहीं यूज करना है, तुम्हें पाई बाई 6 यूज करना है, समझ गए ना। बाय द वे तुम्हें एंगल गिवन है एक इस तरह से सर्कुलर शेप में ये बना हुआ, ऐसे बना हुआ है, एंड ये एंगल तुम्हें बाय द वे 180 डिग्री गिवन है, तो तुम्हें पाई यूज करना है, 180 नहीं, यहाँ पर पाई पुट कर देना है, ठीक है। एंड म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई की वैल्यू है 10 पावर -7, ये फार्मूला ध्यान रखना, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक। ये हो गए अपने पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क है
उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर कितनी होगी। चलो इसके बाद अपन नीट पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा इस पूरे चैप्टर में, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीट पीवाई की क्वेश्चन है कि एक इस तरह से एक अपने पास सर्कुलर एक लूप है इस तरह से, इसमें बाय द वे आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, इसकी रेडियस आर है। एक दूसरा सर्कुलर लूप है जो इसके जस्ट परपेंडिकुलर इस तरह से रखा है, इस तरह से, समझ गए ना। तो पहले वाली की रेडियस तो आर है, दूसरे वाले की रेडियस भी आर है, लेकिन प्रॉब्लम है कि दूसरे वाले में जो करंट फ्लो हो रही है वो 2I एम्पीयर की हो रही है, और अपने को सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो जरा, इसको अपन एक फर्स्ट वायर मान लेते हैं इसको, और इसको सेकेंड वायर मान लें, ठीक। तो B इक्वल टू होता है फार्मूला म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, ठीक है, I डिवाइड बाई R, ये फार्मूला अपने पास, ठीक। तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, और करंट है फर्स्ट में I डिवाइड बाई रेडियस R, एंड B2 इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 2, एंड इधर हो जाएगा करंट सेकेंड में 2I डिवाइड बाई R। अब देखो B1 B2 तो परपेंडिकुलर है, B1 और B2 तो है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन पर आ जाएगा, तो B इक्वल टू अंडर रूट इधर हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से B रिजल्टेंट जो आ जाएगा, नेट जो वैल्यू आ जाएगी वो अंडर रूट आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और रिजल्टेंट वैल्यू के लिए B1 की वैल्यू देखो कितनी है, म्यू नॉट डिवाइड बाई, हाँ, 2I बाई R, तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 2I बाई R का स्क्वायर, एंड इधर हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2I बाई R का स्क्वायर। यहाँ पर 2 था तो 2 को मैं अलग कर लेता हूँ, 2 का स्क्वायर मैं कर दूंगा 4, समझ गए। यहाँ से देखो ये वाला टर्म कॉमन आ जाएगा, बाहर निकल आएगा, तो इधर हो जाएगा म्यू नॉट डिवाइड बाई 2I बाई R, ठीक है। इधर बच जाएगा अपने पास 1 प्लस 4, ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I रूट 5 डिवाइड बाई 2R। बस ये अपना कंसेप्ट है, ये अपना लॉजिक है, इस तरह से क्वेश्चन में तुम्हारी अपनी अप्रोच रहनी चाहिए। क्वेश्चन को इस तरह से तुम सॉल्व करोगे, एंड क्वेश्चन देख के तुम्हें फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, क्वेश्चन बहुत इजी होता है, एंड क्वेश्चन इतना इजी होता है कि तुम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, उसको प्यार से हैंडल करना है, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट हो गया। इसके बाद अपन बातचीत कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैग्नेटिक मोमेंट, ये m लिखो या म्यू करके लिखो। ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, बाय द वे अपने पास इस तरह से एक अपने को डायग्राम गिवन है, ठीक, ऐसे बना लेता हूँ सर्कुलर शेप में। इसमें मैं करंट फ्लो करा रहा हूँ, तो इस करंट की वजह से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जब बन रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द लूप, ऑफ लूप, जो लूप का एरिया है। अब लूप का एरिया सर्कुलर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, जो भी डिजाइन होगी उसका एरिया कैलकुलेट करोगे। यहाँ पर बाय द वे सर्कुलर है तो m इक्वल टू आई मल्टीप्लाई ए लिखूंगा, एंड इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो इसमें अगर n टर्न इस तरह से कनेक्टेड है, इस तरह से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा m इक्वल टू n आई ए, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। एंड ए एरिया ऑफ द लूप, ये ध्यान रखना है कि जो भी लूप होगा उसका एरिया तुम यूज करोगे, ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक, ये कंसेप्ट हो गया। इसके बाद अपन बातचीत करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ये अपने पास एक सर्कुलर करंट लूप हो गया, ठीक है, सर्कुलर करंट लूप।
ये अपने पास एक सर्कुलर करंट लूप हो गया। एंड इस सर्कुलर करंट लूप की वजह से इसके एक्सिस पर अपने को वैल्यू कैलकुलेट करना है। एक्सिस कहाँ है भाई? इसकी एक्सिस यहाँ है एंड ये एक्स डिस्टेंस है, इसकी रेडियस है आर, और अपने को इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसमें आई एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक छोटा सा करंट एलिमेंट कट कर लेंगे डीएल लेंथ का। इस डीएल लेंथ की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस आ जाएगी √r² प्लस x²। एंड यहाँ पर जो फाइनल मैग्नेटिक फील्ड मैं लिखूंगा, फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू μ0 NIr² डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पर r² प्लस x² की पावर 3/2। बस ये फार्मूला ध्यान रखना, ये कंसेप्ट का यूज करना, ये लॉजिक है, बस ये फार्मूला ध्यान रखना है। आपको रिजल्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ से अगर मैं बाय द वे पाई से मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कर देता हूँ तो यहाँ पर b इक्वल टू हो जाएगा μ0 NI और पाई r², ठीक है, डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है, r² प्लस x² की पावर 3/2। एंड अगर तुमने बहुत ध्यान से इसको देखा तो एरिया ऑफ द लूप A इक्वल टू पाई r², बिकॉज सर्कुलर है तो ये हो गए एरिया, समझ गए। तो इधर हो जाएगा b इक्वल टू μ0 NIA, समझ गए ना पूरी बात, डिवाइड बाई 2 पाई और r² प्लस x² की पावर 3/2। तुमने अगर बहुत गौर से देखा तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है m इक्वल टू NIA है, अभी मैंने तुम्हें बताया, समझ गए ना। तो इधर लिख सकते हो b इक्वल टू इधर μ0 m डिवाइड बाई 2 पाई एंड इधर लिख सकते हो r² प्लस x² की पावर 3/2, इतना लिख सकते हो। अब देखो भाई, यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइडेशन कर दो तो इधर हो जाएगा b इक्वल टू, इधर हो जाएगा μ0, इधर हो जाएगा 2m डिवाइड बाई 4 पाई और √r² ओनली r² प्लस x² की पावर 3/2। अब अगर मैं इसमें एक कंडीशन यूज करूं, इफ अगर मैं कहता हूं कि जो हमारे पास ये सर्कुलर करंट लूप था, अगर इसकी रेडियस बहुत कम थी, समझ गए, अगर इसकी रेडियस बहुत कम थी, r की वैल्यू बहुत कम है एज ए कंपेयर टू x की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये है, ये x की वैल्यू है। इस सिचुएशन पर जो r² होगा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट इसको 0 कर दोगे। जैसे ही अप्रॉक्सीमेट 0 कर दोगे तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी x डिस्टेंस पर, तो ये एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा इस सिचुएशन पर। तो यहाँ पर r की जगह तुम 0 कर दोगे उस सिचुएशन पर जब r की वैल्यू बहुत कम होगी एज ए कंपेयर टू x, जैसा तुम्हें डायग्राम में दिख रहा है। तो b की वैल्यू एक्सिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सिस पर तो पहले भी कैलकुलेट कर रहे थे, μ0 मल्टीप्लाई 2m डिवाइड बाई 4 पाई एंड यहाँ पर तुम r की जगह 0 करोगे तो इधर हो जाएगा x³ केवल बचेगा। इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिख देते हैं, b की वैल्यू एक्सिस पर जो कैलकुलेट की, इधर हो जाएगा μ0 डिवाइड बाई 4 पाई 2m डिवाइड बाई x³, ठीक। अगर तुमने थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो अपने पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसकी एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की थी, बी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसकी एक्सिस पर, तो ई एक्सिस इक्वल टू ये कैलकुलेट होकर आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइड बाई r³। अगर तुमने ध्यान दिया तो जो काम यहाँ पर m का है वही काम यहाँ पर p का है, बिकॉज m इज अ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड p इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये फार्मूला है, ये लॉजिक है, ये तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट, ठीक है।
तो आज हमने इस पर बातचीत की। एंड लास्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स क्या होता है? जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो अपने मोशन की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डेवलप करता है। एंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एंड उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीन लॉरेंज फोर्स। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है तो इसमें दो फोर्स हो गए, एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया एंड प्लस मैग्नेटिक फोर्स हो गया। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसे लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई ई, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो वेक्टर फॉर्म में लिख दें। एंड मैग्नेटिक फोर्स Fm इक्वल टू क्यू, इधर लिखेंगे V क्रॉस B। एंड टोटल अगर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन लॉरेंज फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो देखो जरा Q कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में वेक्टर E प्लस V क्रॉस B, इतना हो जाएगा। इसे अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मीन लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो यहाँ तक कि अपने लॉजिक में यहाँ तक का अपना एक कंसेप्ट रहा, ये लॉजिक रहा। एक क्वेश्चन में चलते चलते तुम्हें बता देता हूँ, सॉल्व करा देता हूँ, फिर इसके बाद अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट PYQ का है, ठीक है। नीट PYQ का क्वेश्चन कैसे है कि एक इस तरह से अपने पास यही सेम क्वेश्चन मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट कराया, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में कैलकुलेट करा रहा हूँ, ठीक है। ये दो अपने पास हो गई, सर्कुलर शेप में एक रिंग हो गई, कॉइल हो गई। एक में करंट फ्लो हो रही है बाय द वे 10I एम्पीयर की, दूसरे में फ्लो हो रही है बाय द वे 5I एम्पीयर की, ठीक है, 5I एम्पीयर की ये करंट फ्लो हो रही है। एक की रेडियस है R, दूसरे की रेडियस भी R है। अपने को बताना है मैग्नेटिक मोमेंट बताना है। तो बाय द वे ये वाला हो गया फर्स्ट, ये वाला हो गया सेकंड। मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ द लूप। एंड M1 के लिए करंट कितनी है, फर्स्ट वाले के लिए 10I है तो 10I, ठीक है। एंड एरिया कितना है पाई R स्क्वायर, ठीक। M2 के लिए करंट कितनी है 5 एम्पियर है, 5I तो 5I एंड एरिया कितना है पाई R स्क्वायर। एंड अपने को रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है, फाइंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट, तो M नेट इक्वल टू अंडर रूट M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। अब M1 M2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करना है बड़े प्यार से एंड सॉल्व कर लेना है। ध्यान रखना है कि M1 M2 की जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, मेरा मतलब लूप के जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड इधर वाले लूप के जस्ट परपेंडिकुलर। तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो इस डायरेक्शन पर आ जाएगा। तो ये तुम्हारा अप्रोच रहना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो इस टॉपिक में हमने, इस वीडियो लेक्चर में हमने इस टॉपिक को कंप्लीट किया। एंड नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बातचीत करेंगे एम्पियर्स लॉ पर एंड एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन पर, ठीक है। ये टॉपिक, ये चैप्टर तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। अभी 21 जून को, 21 जून को नीट एग्जाम होगा, उससे पहले हम लोग कंप्लीट चैप्टर पर डिस्कस कर लेंगे, PYQ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फार्मूला, ग्राफ, क्वेश्चन सब पर। एंड एग्जाम से पहले हम लोग अप्रॉक्सीमेट 5 से 10 मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेंगे इसी वीडियो लेक्चर में, इसी यूट्यूब चैनल में।